केमिस्ट्री है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण फर्स्ट चैप्टर। पहला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अपक्रिया क्या है? तो इसका आंसर देखिए, जब कोई एक पदार्थ टूटकर अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है, जब कोई एक पदार्थ, मानिए कोई एक पदार्थ, हम एग्जाम्पल के तौर पर ये आलू ले लेते हैं, ठीक है। क्या बोला, एक पदार्थ, कोई एक पदार्थ टूटकर, मानिए ये आलू टूटेगा तो मानिए चोखा बनेगा, कुछ बनेगा, तो नया पदार्थ बना कि ना बना, तो नया पदार्थ बना, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ, मानिए एक आलू, एक पहले का हो गया, तो प्याज दूसरा का हो गया, तब मानिए ये दो पदार्थ क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब जुड़ेगा, टूट के तो इसका सब्जी बनेगा, तब ये नया पदार्थ बना ना, तो ये हो गया रासायनिक अपक्रिया। तो समझिए वही हो गया, कोई एक पदार्थ टूटेगा तो नया अथी पदार्थ बनेगा, या कोई एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़ेगा तो, या एक से अधिक पदार्थ, एक या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेगा तो नया पदार्थ का निर्माण होगा, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे, जब कोई एक पदार्थ टूटकर, ठीक, अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अपना भाषा में लिखिए, मानिए जब कोई एक पदार्थ, कोई एक पदार्थ होगा, ठीक है, वो टूटेगा तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, अथवा कोई दो पदार्थ है, ठीक है, वो जुड़ेगा तो दो, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रतिकारक और प्रतिफल। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक तथा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे मानिए कौन कौन प्रतिक्रिया में भाग लिया था, जैसे आलू और प्याज प्रतिक्रिया में भाग लिया, ठीक है, प्रतिक्रिया रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया, रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आलू है, आलू और प्याज रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया तो ये क्या हो गया, ये प्रतिकारक हो गया, या अभिकारक इसका दूसरा नाम है। और मानिए कट उठ के, मतलब कट उठ के रासायनिक अपक्रिया होने के बाद मानिए सब्जी बन गया तो ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, वही कर रहा है। जैसे मानिए किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक प्रतिकारक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब सब्जी आलू के काट के, मतलब सब्जी बनाने के बाद जो बना उसके फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अपक्रिया से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अपक्रिया करेगा तो जल बनता है, मतलब जल वाटर बनता है, ठीक है। और इसमें तो कौन भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया, इसीलिए इसे प्रतिकारक कहेंगे। और ये दोनों प्रतिक्रिया की करा तो क्या बना, जल बना, तो इसको जल को प्रतिफल कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखिए आंसर, जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों और अनुसूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। संक्षिप्त मतलब क्या होता है, मतलब छोटा फॉर्म में। संकेत मतलब उसका मतलब, जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन का पहला अक्षर क्या है, तो सी से। इसी प्रकार हो गया कैल्शियम का हो गया तो सी ए से हो गया, सी ए से दिखाते हैं। सोडियम का हो गया तो एन ए से दिखाते हैं, कि पूरा सोडियम थोड़ी ना लिखते, उस सीधे एन ए लिख देते तो उसका मतलब हो जाता है सोडियम, तो उसको कहते हैं संकेत या अनुसूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में व्यक्त किया जाता है। जैसे मानिए हम एग्जाम्पल लिए थे आलू और प्याज का, तो आलू को मतलब पूरा आलू प्लस प्याज बराबर सब्जी लिखेंगे तो अति बहुत बड़का हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री का मतलब जो विज्ञान था, वैज्ञानिक लोग था, उसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बताया तरीका। जैसे प्याज हो गया, मानिए तो प्याज का अंग्रेजी में ओनियन कहते हैं, तो पहले का अक्षर ओ हो गया, ठीक है। प्लस पोटैटो, आलू को पोटैटो कहते हैं तो पी, बराबर से कुछ बनल हो, ओ पी बनल हो, चाहे कुछ ओ पी बना हुआ, ठीक है। ऐसे इसे एक संक्षिप्त रूप में कहते हैं। जैसे मानिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब संयोग किया, मतलब अब क्रिया किया तो जल बनाता है। हाइड्रोजन को आप ऐसे लिखते हैं, अगर अनुसूत्र नहीं बना रहता तो आप कैसे हिंदी में लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर जल। कितना बड़ा, मानिए दो गो है तब ना इतना बड़ा में, अगर पाँच गो छः गो आ जाता तो आप कितना, उतना बड़ा कॉपी है आप लोग के पास। इसीलिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया गया, मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उसके अनुसूत्रों और संकेतों के द्वारा संक्षिप्त मतलब छोटा रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहता है। एक मतलब फिर से बोलिए, जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा अनुसूत्रों की सहायता से मतलब छोटा फॉर्म में, मतलब छोटा रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अपना भाषा में लिखने, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। तो एच प्लस ओ सीधे नहीं रहता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है। आगे आइएगा ना तो समझिए, एच प्लस O2 बराबर क्या होगा, H2O, ठीक है। यही जल बना, यही हो गया रासायनिक समीकरण संक्षिप्त रूप। क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होगा रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा हो जाएगा संतुलित रासायनिकरण। कंकाली बोलेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कंकाली का मतलब ही होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया पहला, और दूसरा हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते देखिए, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रतिकारकों और प्रतिफल में मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है, उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे क्या बोले, प्रतिकार, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रतिकारक की ओर मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों की परमाणु संख्या और प्रतिफल की ओर मौजूद उन तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर न होगा तो उसे
कंकाली रासायनिक समीकरण का। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर कई गो परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर कई गो है, 2 गो है। और हाइड्रोजन यहाँ उत्पाद में क्या बना है, मतलब ये क्या हो गया, प्रतिकारक हो गया, प्रतिकारक, ठीक। और ये क्या हो गया, प्रतिफल। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर एगो है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है, तो बराबर है ननू ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन एगो है, तो ये क्या कैसा रासायनिक समीकरण हो गया, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम क्या बोले, वैसा रासायनिक क्रिया जिसमें प्रतिकारक के मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों के पर, मतलब भिन्न भिन्न मतलब बोलने का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, मानिए कोई भी अलग अलग और भी रिएक्शन हो सकता है, तो हो गया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है। प्रतिफल मतलब प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर न होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित। अब समझिए, प्रतिकारकों के संकेतों मतलब जो रिएक्शन मतलब क्रिया में भाग लेता है उसे प्रतिकारक बोले थे, ठीक है। प्रतिकारकों के संकेतों और अनुसूत्रों के बाईं तरफ मतलब बराबर से पहले इधर कार्य हो गया बाईं तरफ, और प्रतिफल के संकेत मतलब संकेत और अनुसूत्रों को दाईं तरफ मतलब बराबर या तीर के साइन के इधर कार्य हो गया तो प्रतिफल के, ठीक है। दाईं तरफ लिख दिया जाए। लेकिन प्रतिकारकों में मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। हम पहला वाला में क्या बोले थे उतना नहीं याद करना चाहते थे, आप सीधे करिए। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में मौजूद प्रतिकारकों में मौजूद विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होता है तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और कंकाली या संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण जब प्रतिकारकों में मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दी जाती है या हो जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, प्रतिकारकों में मौजूद भिन्न भिन्न तत्व, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तत्वों की परमाणुओं की संख्या, ठीक है। परमाणु की संख्या पर क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक। और प्रतिफल में मौजूद उन करने का मतलब क्या है, जो प्रतिक्रिया में भाग लेगा उसी का भाग। जैसे प्रतिक्रिया में कौन भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया, तो प्रतिफल भी बना तो किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उन करने का मतलब वही हो गया। तो क्या हो गया, जब प्रतिकारकों में मौजूद विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर कर दी जाती है या हो जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे पहले मानिए H2 + O2 बराबर सीधे था आपका H2O, तो इधर हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, ठीक है, ये संतुलित है, बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन कई गो है, 2 गो, यहाँ पर ऑक्सीजन कई गो, 1 गो है, तो इसको 2 पुराना होगा तो 2 इस लग नहीं लिखाएगा, 2 इधर लिखाएगा, 2 इधर लिखाएगा तो फिर कई गो हो गया, 2 2 4 गो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 4 गो हो गया और ऑक्सीजन 2 गो नहीं 4, तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 4 गो गया। लेकिन इधर तो हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो है, ऑक्सीजन तो 2 गो, एक मरते ऑक्सीजन संतुलित हो गया तो हाइड्रोजन पर, तो इसलिए शुरू में आप हाइड 2 लगा दीजिए हाइड्रोजन पर। देखिए हाइड्रोजन कई हो गया, 4 हो गया, इधर भी 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन संतुलित है। फिर ऑक्सीजन इधर क्या है, 2 गो है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है, ये भी संतुलित है, ठीक। क्वेश्चन है उष्मा शोषी रासायनिक समीकरण क्या है, तो उष्मा शोषी देखिए उष्मा है तो मतलब उष्मा तो उष्मा, शोषी मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, मतलब ऑब्जर्व मतलब अपनी ओर अथी करना, जो ऊर्जा को सोखे तभी, तो ऊर्जा शोषी मतलब वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा की क्या होती है, खपत होती है, मतलब खर्च होगा तो उसे उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होती है तो उसे उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एक होता है उष्मा छेपी रासायनिक अपक्रिया, उष्मा छेपी, तो उष्मा छेपी क्या हुआ, छेपी मतलब छोड़ना, छेपी का मतलब आप सीधे समझना, छोड़ना, उष्मा छोड़ना, इसका मतलब हो गया उष्मा छेपी। उष्मा छेपी रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा पैदा होती है या उत्पन्न होती है उसे ही उष्मा छेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसे आप समझिए, उष्मा यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है अर्थात तो उसे उस रासायनिक अपक्रिया को उष्मा शोषी कहते हैं। हाँ कहते हैं, तो इसमें प्रतिफल मतलब जो प्रतिफल आया होता है उसके साथ हीट शब्द को ऋण मतलब माइनस चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब लिख दिया जाता है। जैसे मानिए N2 + O2 को आप रिएक्शन कराइएगा, क्रिया करें तो 2NO बनेगा, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें मतलब ऊर्जा का बहुत ज़रूरत होगा, खपत होगा, इसलिए माइनस हीट शब्द को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन और
और हाइड्रोजन को अति रिएक्शन करेगा, मतलब क्रिया करेगा तो अमोनिया बनाएगा, NH3 बनाएगा। तो इसमें ऊर्जा का बहुत खपत होगा, तो इसमें हीट शब्द को घटा दिया, मतलब माइनस चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है। हम पहले जो वाला डिफिनीशन बोले हैं ऊष्माशोषी का, वही वाला याद करिए। ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा पैदा या उत्पन्न होता है तो उससे उससे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का कहेगा रिएक्शन, एगो उदाहरण लिखने के लिए। तो उदाहरण आप लिख लीजिएगा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। CO2 गैस बनेगा और बहुता उष्मा निकलेगा, बहुत उष्मा पैदा होगा। तो इसमें प्लस शब्द के साथ हीट लिख दीजिएगा, हीट शब्द लिख दीजिएगा, ठीक है। ऊष्माशोषी का एक उदाहरण लिख दीजिएगा। ऊष्माशोषी में जैसे आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अति करिएगा तो N2NO बनेगा और इसमें उष्मा देना पड़ता है, उष्मा बहुत खर्च होता है, इसीलिए उष्माशोषी हो गया। एक मरते लास्ट है, जाते जाते समझ। उष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया समझे, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होता है उसे उष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है तो उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। शोषी है या क्षेपी है, दोनों वर्ड को आप ध्यान में रख लीजिएगा। संयोजन अपक्रिया क्या है? संयोजन मतलब जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है अपने आप में जुड़ना। तो देखिए संयोजन के, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग मतलब जुड़कर कोई एक ही नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब संयोजन मतलब भले 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 10 12 कोई भी पदार्थ आके आपस में जुड़ के मतलब अपक्रिया करेगा, लेकिन उसके बाद एक गो चीज़ बनेगा। जैसे मानिए हम तो अभी दुइये गो है मेरे पास, तो 2 गो बता दिए, आलू और प्याज मानिए रिएक्शन करेगा, 2 गो मैं बोल रहा है 2 गो पदार्थ, ठीक है। 2 गो पदार्थ ही बनेगा तब कोई एक गो बनेगा। मानिए सब्जी बना तो कोई एक गो पदार्थ बना ना, कि इसमें सब्जी के साथ साथ अभी अथियो बन गया, चोखो बन गया, चोखा ना बना अभी सब्जी बनाए, ताकि सब्जी वाला मटेरियल धरे हैं, ठीक है। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं संयोजन मतलब योग। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एक ही करेगा मतलब एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मानिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो 2MgO बनाएगा, मतलब एक गो पदार्थ ही है, एक गो पदार्थ बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, मतलब ये तीनों प्रतिक्रिया करता है तो Ca मतलब कैल्शियम HCO3 ट्वाइस बनाता है। संयोजन मतलब समझ गए, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसी में आ जाएगा वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का दूसरा नाम बोलते हैं योगशील अपक्रिया। क्वेश्चन में पूछ देगा, मतलब बोर्ड में तो घबराइएगा ना, दोनों का नाम एक ही होता है, योगशील अपक्रिया चाहे संयोजन अपक्रिया कहेगा, मतलब दोनों एक ही है। वियोजन पाइए, वियोजन अपक्रिया जब कोई, मतलब उसमें संयोजन में क्या था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ 5 को 6 को कोई भी पदार्थ मिलकर एक गो नया पदार्थ बनाएगा तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते थे। और वियोजन में क्या है, जब कोई एक पदार्थ टूटकर 5 गो 7 गो 8 गो कितनों पदार्थ बन जाएगा तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मानिए यहाँ पर पेन टूटेगा तो इससे कुछ और नया पदार्थ, इससे 5 गो 6 गो कुछ पदार्थ बन जाएगा तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो वियोजन का अर्थ यही हो गया, मतलब टूटना। जब कोई एक ही मतलब कोई एक गो पदार्थ होगा, ठीक है, एक ही पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक का मतलब क्या है, दो हो सकता है और दो से ज़्यादा पदार्थ का निर्माण, दो से कम नहीं होना चाहिए, दो हो सकता है और दो से ज़्यादा नया पदार्थ का निर्माण होगा तो इसे वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करिएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसी प्रकार पोटासियम क्लोरेट को आप गर्म करिएगा तो क्या बनेगा, पोटासियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। देखिए आप एगो पदार्थ है, ठीक है, ये गर्म किए तो टूटा तो कई पदार्थ बनाए, एगो कैल्शियम ऑक्साइड बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 पदार्थ बना। तो देखिए एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ का निर्माण हो गया, तो ये हो गया वियोजन अपक्रिया। अगला है विस्थापन अपक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अथवा अधातु किसी यौगिक में मौजूद कम क्रियाशील धातु अथवा अधातु को विस्थापित कर देता है और स्वयं उस स्थान पर जाकर बैठ जाता है, मतलब ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है तो इसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मानिए 2 गो कुर्सी है, 2 गो मतलब एगो कुर्सी है, ठीक है, एगो कुर्सी है, एगो मोट आदमी है, एगो पातर चितर आदमी है, तो दोनों में से मारपीट करके कौन बैठेगा, मोट आदमी बैठेगा कि पातर आदमी बैठेगा। मोट आदमी मारेगा, पातर आदमी के दूध चिमटा गिर के भागेगा कि ना, तो मोट आदमी आके बैठ गया। तो इसका अधिक क्रियाशील करने का मतलब वही ताकतवर धातु, ठीक है, ताकतवर कोई भी चीज़। धातु और अधातु दूसर का चैप्टर में पढ़ाई हुआ। तीसर का में किसी यौगिक मतलब यौगिक बंधन में, जैसे ये CuSO4 क्या है, एक बंधन में है, मतलब यौगिक है, यौगिक ये बंधन में है।
मौजूद कम क्रियाशील धातु अथवा धातु को विस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सीधा सीधा समझ जाइए, मतलब समझाने के लिए, जैसे एक कुर्सी है, मतलब वही दो आदमी है, एक ताकतवर है एक कमजोर है, तो ताकतवर आदमी कमजोर वाला को हटा देगा और स्वयं बैठ जाएगा तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे विस्थापन होने के लिए शर्त देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु देखिए, सबसे बड़ा अधिक क्रियाशील ऑब्जेक्टिवों में पूछता रहता है, ये वाला आपका क्रम याद रहना चाहिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटासियम। के लिखा जाता है, इसका मतलब पोटासियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरस, फेरस के बाद एसएन, एसएन के बाद हो गया आपका पीबी लेड, लेड हो गया। ठीक है, आपको 20 तक अति परमाणु संख्या याद रहना चाहिए केमिस्ट्री बेसिक मजबूत करने के लिए, तब पता चलेगा कि किसको कहते पते ना, लेकिन 20 तक याद करिएगा, पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया समझ गए। इसी में जैसे क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के जलीय घोल में जस्ते का एक टुकड़ा, जस्ता मतलब किसे कहते हैं? जेडन को जस्ता बोलते हैं। ठीक है, जस्ते का एक टुकड़ा डालने पर घोल रंगहीन, मतलब रंगहीन कोई कलर का नहीं होता है, कलरहीन मतलब कोई कलर का ना हो जाता है, पूरा उजला हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, और बचे हुए जस्ता के टुकड़ा लाल भूरे रंग की एक परत जामा हो जाती है, मतलब लाल भूरे रंग का होकर नीचे पेंडी में बैठ जाता है। इस मानी कॉपर सल्फेट के नीले रंग के जलीय घोल में जब जस्ते के मतलब जस्ता का टुकड़ा डाला, एक टुकड़ा डाला जाता है तो विस्थापन क्रिया होती है। ठीक है, विस्थापन मतलब वही कमजोर वाला को हटा देगा और अधिक वाला उस जगह पर जाके बैठ जाएगा, विस्थापन क्रिया होती है। तो इसका कारण क्या है इसे देखिए, क्योंकि कॉपर से अजिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कॉपर कौन है? देखिए, Cu कॉपर है या Cu कॉपर, अजिंक कहाँ है? जिंक यहाँ है, तो जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो ये कॉपर को मारेगा, जिंक इस कॉपर कॉपर को जिंक मार देगा और जिंक का क्रिस्टल बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। तो देखिए, तो वही क्योंकि कॉपर से जिंक अधिक क्रियाशील होती है, इसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, मतलब कॉपर को हटा देता है, कॉपर बनता है। इसीलिए नीले रंग का घोल रंगीन हो जाता है। मुक्त कॉपर मतलब जिसको मार के हटा के दिया कॉपर को, वो कहाँ बचे हुए भाग जस्ते के एक परत के रूप में जमा हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। रिएक्शन देखिए, जैसे CuSO4 में जब जिंक का टुकड़ा डाले, ठीक है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को मारेगा, मार के भी लगा देगा, तो ये अपने आई लगा जाएगा, तो कथी हो जाएगा? ZnSO4, और कॉपर बेचारा कंते साइड पकड़ लेगा। देखिए, ZnSO4 आ गया, कॉपर कंते अपना साइड पकड़ लेती, सही विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गया। उभय विस्थापन अपक्रिया, उभय विस्थापन का दूसरा नाम है आपका द्वि विस्थापन अपक्रिया। उभय विस्थापन बोल देता हूँ या द्वि विस्थापन बोल देता हूँ? द्वि विस्थापन, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अपक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। तो कहिए, उभय विस्थापन जब दो पदार्थों के बीच मूलक, मूलक समझाते हैं, मूलकों की अदला बदली से जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उससे उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर नया वर्ड आया है मूलक। मूलक जैसे देखिए NaCl है, NaCl में कई मूलक है? सोडियम एक हो गया और क्लोरीन एक हो गया, तो सोडियम हो गया से धन मूलक हो गया, आगे बढ़िएगा लेकिन सीधे बता देते हैं। सोडियम हो गया से एक मूलक हो गया, क्लोरीन अति हो गया दूसरा का मूलक। ठीक है, दो मूलकों के बीच ऋण मतलब ये हो गया धन हो गया, ये माइनस वाला हो गया, ये भी प्लस हो गया, माइनस वाला हो गया। ठीक है, मूलकों के दो पदार्थ, मानिए NaCl पहला पदार्थ, मतलब NaCl मतलब इसको नमक बोलते हैं। ठीक है, और AgNO3 दूसरा पदार्थ। ठीक है, तो इसको मूलकों की अदला बदली, मूलक की अदला बदली क्या होगी? जैसे NaCl है ना, तो Na एक बार आ जाएगा आपके साथ, किसके साथ है? ये NO3 है ना, इसका ये वाला के साथ चलेगा, और Ag इसका इसके साथ ले लेगा। इसी प्रकार NOH, जैसे हम समझाते हैं, कॉपी कहा गया, NaCl, NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, दो मूलक है, दो पदार्थ है, पहला पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, तो क्या बोला है? जब दो पदार्थों के बीच मूलकों की अदला बदली से, मूलक की अदला बदली, मानिए Na है ना, तो Na ये अपना साथ NO3 को ले लेगा। ठीक है, और Ag बचा नहीं, Ag अपना साथ Cl को ले लेगा, मतलब क्लोरीन को ले लेगा, तो इसको बराबर कथी बनेगा? NaNO3 प्लस Ag किसको ले लिया? क्लोरीन को ले लिया, AgCl, AgCl। ठीक है, मूलक की अदला बदली होगी। आप लोग इसमें कर दीजिएगा से हम पहले Cl के लिखेंगे, फिर Ag के लिखे, तो गलत है। तरह की क्लोरीन क्या है? माइनस चार्जेस पर आता है, और Ag पर प्लस आता है। धातु है, अधातु, धातु पहले लिखाता है, अधातु बाद में लिखाता है। जैसे सोडियम यहाँ पर धातु है, क्लोरीन क्या है? अधातु है। यहाँ पर सिल्वर, Ag का मतलब क्या होता है? चांदी, चांदी क्या है? धातु है। और NO3 क्या है? नाइट्रेट है, क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, तो ये अधातु है, इसीलिए पहले धातु आता है अधातु, ये ना कि पहले आप लिख दीजिएगा Cl, उसके बाद लिख दीजिएगा Ag, तो गलत हो गया। इतना नहीं आ रहा है तो आप समझिए तो आप 10वां अच्छा से नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री, इतना थोड़ा थोड़ा बेसिक आना चाहिए, कैसे लिखा था अनुसूत्र। तेने से दो पदार्थ है, ठीक है, दो पदार्थ है, पहला है NaCl, दूसरा का है सिल्वर नाइट्रेट, तो मूलक की अदला बदली होगी, तो Na एक मरते ले लेगा, Na से शुरू में होगा ना, मतलब जो दूसरा का पदार्थ होगा उसके साथ चलेगा, और जो ये वाला जो दूसरा का पदार्थ का पहला होगा वो पहले वाला का अंतिम के साथ ले लेगा। ठीक है, तो इसे ही उभय विस्थापन क्रिया कहते हैं। तो आप समझ, भाषा में परीक्षा में लिखिएगा,
दो पदार्थों के बीच, ठीक है, दो पदार्थ बता रही है, मूलकों की अदला बदली से जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl था, AgNO3 था, दोनों का मूलकों का अदला बदली हुआ, इसका वाला ये वाला ले लिया, ये वाला ये ले लिया, तो मूलकों की अदला बदली से नए पदार्थ का निर्माण हुआ। जैसे NaNO3 नए पदार्थ है और प्लस AgCl नए पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है। अवक्षेपण अपक्रिया, अवक्षेपण मतलब समझिए, जब दो पदार्थ के घोल को, मतलब मानिए एक में दो गिलास लीजिए, ठीक है, दो गिलास में एक में आप पानी घोर दीजिए, ठीक है, पानी में नमक घोर दीजिए, आएगो में बालू, आएगो गिलास में पानी में नमक रख दीजिए और दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिएगा तो देखिएगा पानी सब रह जाएगा ऊपर, बालू नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो एक प्रकार का अवक्षेपण समझाने के लिए बोले। इसी प्रकार ऐसा ही होता है जब दो पदार्थ के घोल, मतलब वही दो गिलास लिए, दो पदार्थ के घोल को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, मिला दिए, मिलाया जाता है तो मूलक की अदला बदली होती है। बता दिए, पहला वाला का अंतिम कर ले लेता है और दूसरा का वाला जो पदार्थ होता है वो पहले वाला का अंतिम ले लेता है, ठीक है। मूलकों की अदला बदली के कारण 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 एक ऐसा पदार्थ बनता है जो वहाँ मौजूद घोलक में, मतलब मिलाते हैं तो नहीं घुलता है, तो ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है, तो नीचे बैठे वाले पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। सीधे शॉर्ट ट्रिक में समझिए, अवक्षेपण अपक्रिया वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ना, ऐसे समझिए, जब दो पदार्थों के घोल को आपस में मिलाया जाता है तो इसके फलस्वरूप एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो उस घोल में नहीं घुलता है और अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, तो उसे अपक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्या बोले, जब दो पदार्थ के घोल को आपस में मिलाया जाता है तो इसके फलस्वरूप एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो उस घोल में नहीं घुलता है और नीचे बैठ जाता है, तो इसे ही अपक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, जब किसी भस्म के साथ किसी अम्ल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो मूलकों की अदला बदली, सीधे कही उदासीनीकरण अपक्रिया पर ये वाला कॉपी छोड़िए, उदासीनीकरण अपक्रिया कैसे लिखे, जब किसी भस्म के साथ अम्ल प्रतिक्रिया करती है तो इसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, तो इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या बोले, जब कोई भस्म किसी अम्ल, कैसे बोलिएगा, हम बोल रहे थे, जब कोई भस्म किसी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो इसके फलस्वरूप जल और लवण का निर्माण होता है, तो इसे ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया से जब जब कोई भस्म किसी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, तो इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। लवण और जल, लवण का मतलब वही नमक को कहते हैं, लवण, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या है, प्रकाश मतलब शुरू में लिखा है प्रकाश, प्रकाश का मतलब ये होता है, प्रकाश की मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो अपक्रिया होगा उसे प्रकाश रासायनिक अपकरण करेंगे। जैसे देखिए, बोलिएगा, वैसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में एग्जाम्पल बताइए, तो प्रकाश की उपस्थिति में कौन अपक्रिया घटित होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। जैसे देखिए, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अपक्रिया को प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया करेगा किसके उपस्थिति में, प्रकाश मतलब रोशनी ज्वाला की उपस्थिति में करेगा, तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। अगला है ऑक्सीकरण से क्या समझते हैं, मतलब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाना अथवा किसी पदार्थ के साथ किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाना अथवा किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का अलग हो जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग मतलब जुड़ना अथवा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या बोलेगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या संयोग करना अथवा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ है, ठीक है, मानिए कोई पदार्थ है, इसमें ये मानिए ऑक्सीजन है, ये आके इसमें अति हो गया तो ऑक्सीकरण का क्रिया हो गया, ठीक है। और मानिए ये वाला क्या है, हाइड्रोजन है, तो पदार्थ से पहले था तो इससे अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन था, अलग हो गया तो ये ऑक्सीकरण हो गया। इस वही था, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग करना अथवा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो जाना ऑक्सीकरण करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, Mg मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लस के संयोग कर रहा है, मतलब जुड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन में, तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। इसी प्रकार देखिए, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसमें अति ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सल्फर में, तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्या बना रहा है, SO2 ऊपर CO2। इसी प्रकार हो गया आपका अपकरण अपक्रिया। अपकरण ऑक्सीकरण में क्या बोले थे, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपकरण में उल्टा होता है, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन हट जाएगा इस बार और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो उसे अपकरण कहते हैं। जैसे देखिए, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग मतलब जुड़ना अथवा किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का अलग होना अपकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में H2 + O2
ये वाला आप ही ना लीजिए, एक प्रकार का ये रेडॉक्स क्रिया ही बाद में से ना कन्फ्यूजन हो जाए, तो क्या बोलिएगा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका भी ऑक्सीकरण होना चाहिए। हाँ, इसका ऑक्सीकरण होगा, लेकिन बाद में समझाते हैं। H2 प्लस Cl2, ठीक है, H2 प्लस, इसमें Cl2 के साथ क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा था। किसका अपकरण हो रहा है? क्लोरीन का अपकरण हो रहा है, ठीक है। हालांकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। इसी प्रकार सल्फर के साथ क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो सल्फर का क्या हो रहा है? अपकरण हो रहा है, अपकरण हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार CuO प्लस H2 बराबर क्या बना रहा है? CuO प्लस H2। देखिए CuO किसी पदार्थ में था मिलल, ठीक है। और ये आगे देखिए अब क्रिया में यहाँ पर CuO नहीं है, इसका मतलब O हट गया। O हट गया मतलब इसकी मतलब रासायनिक समीकरण का क्या हुआ? अपकरण हुआ। ताकि ऑक्सीजन इस पदार्थ का कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन साइड हो रहा है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? अपकरण हुआ। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया में क्या ऑक्सीकरण और अपकरण की क्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2, देखिए आप तो बोलिएगा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ पहला, ठीक है। आप फिर बोलिएगा आप एक नहीं आ जाइए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का अपकरण हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं? जैसे मानिए H2 है, जैसे H2 प्लस O2 बराबर 2H2 है, ठीक है। एक मरते हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो किसका ऑक्सीकरण हो गया? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। और एक बार देखिए, एक बार ऑक्सीजन में भी तो हाइड्रोजन इधर से जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है? अपकरण होता है। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? अपकरण हुआ। तो देखिए दोनों क्रिया साथ साथ हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपकरण हो रहा है, के वो रिएक्शन में। तो इसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। तो वही समझा रहे हैं। जिन रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये वाला सब कम चांस है, तभी पूछ देता है, बता देते हैं। ऑक्सीकारक क्या है? जो पदार्थ किसी अपक्रिया में किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं क्या हो जाता है? अपकृत हो जाता है। दूसरा को ऑक्सीकृत कर देगा और स्वयं अपकृत हो जाएगा तो उसे ही ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे क्या बोले? जो पदार्थ किसी रासायनिक अपक्रिया, कोई भी रासायनिक अपक्रिया फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो किसी दूसरे पदार्थ को मतलब कोई में अगल बगल में कोई पदार्थ बैठा है, उसको ऑक्सीकृत कर देगा, मतलब ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं अपकृत हो जाता है तो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें धैले रहिए, याद कर ले रहिए। ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब हो गया आपका ऑक्सीकारक पदार्थ। अपकारक क्या? देखिए अपकारक, ऑक्सीकारक में क्या बोले? जो पदार्थ दूसरे को ऑक्सीकृत कर देगा और स्वयं अपकृत हो जाएगा उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और अपकारक में देखिए, जो पदार्थ किसी रासायनिक अपक्रिया में दूसरे को अपकृत कर देगा, दूसरे को अपकृत कर देगा और अपने ऑक्सीकृत हो जाएगा तो उसे अपकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2S हो गया, ठीक है। सभी धातु कहने का मतलब हो गया एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यही सब हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबरी में फिक्स रहता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अगर मिला देगा, पहले पूछेगा भोजन का दुर्गंधन क्या है और भोजन के दुर्गंधन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय है। अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ दे देते 5 नंबर में पूछेगा, ना 2 नंबर पूछेगा। चांस तो है पूछने का। देखिए भोजन का दुर्गंधन से आप क्या समझते हैं? भोजन पर मौजूद तेल या वसा काफी समय तक हवा के संपर्क में रहने पर वह हवा के से ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका गंध और स्वाद अप्रिय मतलब महकने लगता है, तो उसे इस क्रिया को भोजन का दुर्गंधन कहते हैं। समझाते हैं, जैसे मानिए आप भोजन बनाए मतलब खाना बनाए, ठीक है। तो खाना बनाते हैं तो बिना तेल के खाना बनाते हैं, सब्जी उब्जी चाहे चोखा वोखा कुछ मतलब कुछ भी बिना तेल, मतलब खाली चावल को छोड़कर तेल या वसा के बिना बनाते हैं नहीं। देखिए अगर आप तेल से बनाते हैं अगर, ठीक है, उसको मानिए आप खाना बना लिए, ठीक है, घर में रख दिए, ठीक, उसके ऊपर से ढक्कन नहीं खुले छोड़िए, ऊपर सीधे खाना रख के खुले छोड़ दिए, ठीक है। तो ये बताइए हवा में क्या है? हवा में तक सब गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन थोड़ा बहुत है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21 की 22, 21% होगा शायद, 21, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से जब खाना जो बनाए हैं आप, वो तेल ना तेल है, वो ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेता है। तो तेल अब ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाएगा वो भोजन। तो उसके बाद ना गंध आ जाता है, गंध मतलब महकने लगता है और उसका स्वाद खाने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे मानिए आप गर्मी के दिन में खाना बना लिए, ठीक है, दाल रख दिए, मतलब दाल या कुछ भी सब्जी उब्जी बना के रखते थे, ठीक है, उसमें मानिए हवा का संपर्क जाता है, हवा का संपर्क जाता है तो खट्टा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो क्या हो गया? ऑक्सीकृत होने के कारण वो खट्टा हो जाता है, ठीक है, और महकने लगता है। इससे ही भोजन का दुर्गंधन करते हैं, ठीक है। समझ गए? एक मतलब डिफिनीशन बोल देते हैं। भोजन पर मौजूद मतलब भोजन को बनाए रहते हैं तेल और वसा रहता है, काफी समय तक हवा के संपर्क में रहने पर वो हवा से काफी समय हवा के संपर्क मतलब खुला वातावरण में रहने के कारण
वो हवा में मौजूद उसके ऑक्सीजन से अपक्रिया कर लेता है, तो ऑक्सीकृत हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप उसका गंध क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। इसी क्रिया को भोजन का दुर्गंध। दूसरा का एग्जाम्पल समझा देते, जैसे मानिए आप पूरी छाने, पूरी तो बिना तेल के नहीं छान सकते हैं। मानिए पूरी छाने, उसके बाद 2-3 दिन आप मानिए चंगेरा में रख दिए, ठीक है, तो खुले ना रख, मानिए कुछ दिन ले झाँप कर रख, ओकरा बाद छोड़ दिए, हवा उसमें गया, ठीक है, तो आप उसके बाद खाइएगा तो अरवा गेल रहता है कि नहीं रहता है, तो वही हो गया वो काहे अरवा गया रहता है, वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लिया रहता है ना, इसके कारण वो अरवा जाता है और महकने लगता है, यही इसे ही भोजन का दुर्गंधन कहते हैं। और भोजन के दुर्गंधन को रोकने, मतलब रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, मतलब इसी को क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, भोजन के दुर्गंधन को से बचने का उपाय क्या है, क्या है, तो देखिए, तैयार भोजन को रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रख दीजिए, तो आपका मतलब 1-2 दिन ला आपका भोजन ठीक रहेगा। ठंडा वातावरण का मतलब फ्रिज तक ठंडा होवे करता है, ठंडा वातावरण के कारण ये भोजन जल्दी मतलब दुर्गंधित नहीं होता है। काहे नहीं होता है दुर्गंधित, हालांकि देखिए फ्रिज में रख दीजिएगा तो उसमें ऑक्सीजन का थी, ऑक्सीजन जाइबे ना करेगा और ठंडा वातावरण रहता है। दूसरा का पॉइंट है इसी में, तैयार भोजन में कुछ खास पदार्थ, जैसे मानिए मतलब भोजन बना लिए, ठीक है, उसमें कुछ कुछ खास पदार्थ, कुछ पदार्थ मिलाकर उसको आप ऑक्सीकरण से आप उसको बचा सकते हैं, मतलब वो जल्दी खराब ना हो, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, देखिए पढ़ लेते हैं एक मत। तैयार भोजन को कुछ खास पदार्थों के साथ मिलाकर रख देने पर ऑक्सीकरण की क्रिया काफ़ी मंद मतलब धीरे धीरे होती है, ज़्यादा ना, अतः उसका दुर्गंधन लंबी अवधि के बाद होता है। ऐसे पदार्थ एंटा ऑक्सीडेट कहते हैं। और हमारे घरों में इसके लिए नींबू का रस और सिरका और सरसों तेल इत्यादि का प्रयोग है। देखिए कुछ नहीं, इतना बड़का लंबा चौड़ा नहीं देखिएगा, हम सीधे समझाते हैं उस समझने के लिए। मानिए आपके पास तैयार भोजन है, तैयार भोजन में कुछ खास पदार्थ मिला दिए, कुछ खास पदार्थ जैसे नींबू का रस डाल दीजिए, हो गया सिरका, सिरका और सरसों, शुद्ध सरसों का तेल, ये ना कि गए मार्केट से धारा तेल ले आए, ये सब ये धारा तेल ओरिजिनल धारा थोड़ी ना होता है सरसों के, सरसों जो गाँव में पेरता उड़ता रहता है वो वाला सरसों के तेल शुद्ध हो गया, वो वाला तेल दिया बोला, शुद्ध सरसों का तेल इत्यादि का प्रयोग करिएगा ना, तो भोजन का दुर्गंधन नहीं होगा, ताकि वो ऑक्सीजन का संयोग तोड़ देगा, तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो भोजन नहीं खराब होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा का पॉइंट है, तैयार भोजन जिस पात्र मतलब जिस बर्तन में रखा है उसको मतलब वायुरुद्ध मतलब वायु से रोकना है, तो उसको आप अच्छा से मानिए ढक्कन वाला, ठीक है, तो उसको अच्छा से ढक्कन को बंद कर दीजिए, जैसे उसमें हवा जाइए ना करेगा, तो इसके कारण आपका भोजन बच जाएगा, ठीक है। 5 मिनट का क्लास और बचा हुआ है। दहन, दहन क्या है, मतलब दहन, दहन हुआ ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, मतलब दहन मतलब वही आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं किसके उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, याद धरिएगा कोई भी चीज़ नहीं जलता है। दहन हुआ ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मा और प्रकाश, मतलब ऊष्मा मतलब गर्मी भी निकलता है और प्रकाश मतलब ज्वाला ऊपर फेंकता है, उसे कहते हैं। इसमें एक बात करिए, जैसे कोई भी चीज़ आप दुनिया में कितना भी चीज़ है ना, मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता है, नहीं जल सकता है, ठीक है, वही है दहन। दहन को जलने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, देखिए शर्त, ये भी 2 नंबर में पूछ देता है। दहन के लिए निम्नलिखित 3 शर्त होता है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील मतलब जलने लायक होना चाहिए, न कि गए गए और केवल शीशा रख दिए तो शीशा जलेगा, नहीं जलेगा, पहले बोल रहा है दहनशील पदार्थ का उपस्थिति रहना चाहिए। दूसरा का ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, ज्वलन ताप आगे हम बताते हैं। उसके लिए दहन के लिए तो हम बोलिए दिए, दहन के लिए ऑक्सीजन तो हर हाल में उपस्थित रहना ही जरूरी, तो यही 3 हुए। इसको इतना न करिएगा तो सीधे लिखिएगा, दहन के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्त क्या है, तो पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा का क्या है, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। तीसरा का दहनशील पदार्थ, इतना लिख दीजिएगा, हो गया, न लिखिएगा भाषा तब ये दहनशील पदार्थ, ठीक है। उसके बाद ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिससे प्राप्त कर कोई मतलब कोई वस्तु या पदार्थ जलना शुरू कर देता है, तो उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। कि वह न्यूनतम मानिए, मतलब हम इसको मानिए कुछ हो गया, ये वाला देखिए, इसको हम जलाए तो शुरू में सिलाई पारेंगे तो जलने लगेगा, जब ले ये थोड़ा गर्म ना होगा तब ले जलेगा ना, जलेगा, तो ये वही बोल रहा है वो मतलब मानिए इसको हम सिलाई से बारे, ठीक है, इसमें आग लगाए, मानिए आग लगी तो ये अभी इक्का बैग नहीं जल जाएगा, ये पहले गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा, इक्का गर्म होगा, तब जब जलना शुरू कर देगा ना, जिस गर्म होने के बाद जिस पॉइंट पर से, तो उसे ही ज्वलन ताप कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिसे प्राप्त कर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ना ये कुछ चैप्टर समाप्त हो गया। जितना देखिए हम भाषा बोले हैं ना, वो भाषा को देखिए परीक्षा में आप लोग अपना भाषा में खाली कॉन्सेप्ट समझ जाइए और अपना भाषा में आंसर लिखिए। हम भी अपना में जैसे अपना भाषा लिखे थे, जैसे सर जी से देखिए इतना बड़का बड़का लिख लेते हैं, सर जी का लैंग्वेज एको गुना लिखे, खाली कॉन्सेप्ट समझ गए थे, अपना भाषा में बना बना के लिखे। जैसे जैसे हम अभी ये वीडियो बनाए, उसी वीडियो को आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपना भाषा बना के देखिए, बस बना के आप लिखिए उसको और लिखिएगा, तो आपको परीक्षा में अच्छा से नंबर भी मिलेगा थी। और इससे दो या एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। कल पढ़ाएंगे अम्ल भस्म लवण, दूसरा का चैप्टर भी आई है, फर्स्ट चैप्टर भी आई, इससे एक क्वेश्चन रिएक्शन कोई रिएक्शन से रहबे करेगा। जैसे मानिए क्वेश्चन तो लिखे हैं शुरू में, जैसे आपका हो गया रासायनिक अपक्रिया, प्रतिकारक और प्रतिफल, रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संयोजन या योगशील अपक्रिया, वियोजन या विघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, उभय विस्थापन अपक्रिया, अपक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया,
प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपकरण अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, भोजन का दुर्गंधन, दहन। एक मतलब सबका रिकैप करा दे। देखिए रासायनिक अपक्रिया, जब कोई एक पदार्थ अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। प्रतिकारक या प्रतिफल, प्रतिकारक प्रतिफल समझ लीजिए, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया समीकरण, जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा अनुसूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में व्यक्त किया, मतलब संक्षिप्त में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और संतुलित रासायनिक, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में मौजूद प्रतिकारकों में मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रतिकारकों में मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है या कर दी जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संयोजन अपक्रिया, संयोजन मतलब क्या बोलते हैं, योग। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक ही नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। वियोजन अपक्रिया, जब एक ही पदार्थ, कोई बड़का पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया बोल दिए, एगो पतरका आदमी एगो मोटा आदमी, जो ज़्यादा अधिक क्रियाशील होगा वो कमजोर वाला को हटा देगा और वो अपने आके उस जगह को बैठ जाएगा, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। लैंग्वेज बोल देते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अथवा अधातु उस अधिक क्रियाशील धातु अथवा अधातु उस यौगिक में मौजूद कम क्रियाशील धातु अथवा धातु को उस यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। उभय विस्थापन क्या है, जब दो पदार्थों के बीच मूलकों की अदला बदली से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अवक्षेपण अपक्रिया, जब दो घोल को आपस में मिलाया जाता है तो कैसा घोल का निर्माण होता है जो उस घोल में नहीं घुलता है और ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्या बोले, अवक्षेपण अपक्रिया, जब दो घोलक को मिलाया जाता है तो इसमें एक ऐसा पदार्थ का निर्माण होता है जो उस घोल में नहीं घुलता है और ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया, जब किसी अम्ल के साथ किसी भस्म की प्रतिक्रिया, एक मतलब चाहे ऐसे भी बोल सकते, जब किसी भस्म के साथ किसी अम्ल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो इसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। या ऐसे बोले, जब किसी अम्ल के साथ किसी भस्म या जब किसी भस्म के साथ किसी अम्ल का प्रतिक्रिया कराया जाता है तो उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, प्रकाश लिखा है शुरू में, इसका मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में। वैसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित मतलब होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण बता दिया। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अपक्रिया वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जोड़ना अथवा किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जोड़ना अथवा किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपकरण क्या हो गया, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपकरण कहला गया। रेडॉक्स क्या हो गया, ऑक्सीकरण और अपकरण का सम्मिलित रूप को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसे ऑक्सीकरण रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल था H2 + O2 = 2H2O, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, भोजन का दुर्गंधन बता देते। जब भोजन को बता दिए थे, भोजन क्या था, वसा युक्त भोजन को जब वायु के संपर्क में रख दिया जाता है तो वह हवा के संपर्क के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसमें अप्रिय स्वाद और गंध आ जाता है। इसे भोजन का दुर्गंधन कहते। कॉन्सेप्ट बता दिए, उसमें समझ जाइएगा। हम ऐसे ही देखिए, हम पढ़े एक मतलब हमारा याद हो गया कॉन्सेप्ट, वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन का रोकने का हम बता दिए। पहला तरीका है फ्रीज में, उतना ना भाषा बोले हैं ना, वो बोला ना लिखिएगा तो सीधे बोल के फ्रीज रेफ्रिजरेटर में दूसरा का कुछ खास पदार्थ मिलाकर, जैसे नींबू हो गया, सिरका हो गया और तीसरा हो गया आपको मतलब वायुरुद्ध मतलब कोई डिब्बा है तो उसको अच्छा से डिब्बा को ढक्कन को बंद कर दीजिए जिसके कारण उसमें हवा न जाएगा तो लंबा समय तक के लंबी अवधि तक के वो भोजन टिका रहेगा। ज्वलन ताप क्या बोले, वह न्यूनतम ताप जिसे प्राप्त कर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। उष्मा शोषी बोल दिया, शोषी का मतलब होता है मतलब सोखना, खर्च होना। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होता है उसे उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और उष्मा क्षेपी रासायनिक, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होता है मतलब उत्पन्न होता है, निकलता है, वैसी रासायनिक उष्मा क्षेपी क्या बोले, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है, उत्पन्न होता है तो उसे उष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला आप रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा है।